हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 की NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित गणित विषय शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। वास्तव में समुच्चय की जो पहली बार परिचय हुई वह जर्मन एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंट्रो। उन्होंने लगभग 1845 से 1918 के बीच में सेट थ्योरी का विकास किया। वास्तव में समुच्चय या सेट क्या होता है, तो सीधी सी बात है, यह एक ग्रुप है। वस्तुओं का समूह हो सकता है, किसी देशों के नामों का समुच्चय हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का समुच्चय हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह सुपरिभाषित हो, मतलब हम उसके विषय में अच्छी तरह से बता सकें। अब कहें कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह बताइए, समूह मतलब समुच्चय, तो आप आराम से आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन यही मैं कहूँ कि कक्षा 11 में जो सबसे बुद्धिमान छात्र हैं, कक्षा 11 में जो मेधावी छात्र हैं, उनका समुच्चय बनाओ, तो आप देखोगे कि आपकी कक्षा में कोई पढ़ने में बहुत मेधावी होगा, तो कोई खेलने में होगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने में मेधावी होगा। तो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन कौन इसमें आएगा? तो वो एक सेट नहीं होगा, वो एक समुच्चय नहीं होगा। और उदाहरण देखें तो यदि मैं कहूँ कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की वर्णमाला के स्वर, तो जैसे ही मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात की, तो आपके दिमाग में पहुंच जाएगा और आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो यह एक सेट है, यह एक समूह है, ग्रुप है, लेकिन इसकी विषय में हम अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम इसे सेट कह सकते हैं। अन्य उदाहरणों की बात करें तो अगर हम कहें कि भाई पिछली कक्षा में हमने पढ़ा किसके विषय में, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के विषय में। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, जिसे अंग्रेजी में हम लोग n से डिनोट करेंगे, तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? वास्तव में वे संख्याएं जिनसे हम गणना करने का कार्य करते हैं, तो वे भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उनको भी अगर कहे कि कोई भाई प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाओ, तो आप बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सो ऑन अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो ये भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि हम इसके विषय में अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये भी एक समूह है, ये भी एक ग्रुप है। इसके बाद मैं कहूँ कि पूर्णांक संख्याओं की बात करूँ, पूर्णांक संख्याएं जिसे वास्तव में हम लोग जेड से इंटीजर, जैसे इंटीजर नंबर्स बोलते हैं और जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इंटीजर में दो तरह की होंगी संख्याएं। एक संख्याएं होगी जो 0 से बड़ी होगी, यानी 0 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और एक संख्या ऐसी होगी जो 0 से छोटी मिलेंगी, और यह भी आपकी कहाँ तक जाएंगी? ये भी अनंत तक जाएंगी। यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वह 0 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं के सम्मिलित रूप है। लेकिन जो 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग धन पूर्णांक के नाम से जानते हैं। कैसा? धन पूर्णांक। और जो 0 से छोटी संख्या होती हैं उन्हें हम लोग ऋण पूर्णांक के नाम से जानते हैं। यदि धन पूर्णांक को हमें प्रदर्शित करना है तो z प्लस कर देंगे, और यदि ऋण पूर्णांक को प्रदर्शित करना है तो z माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है सेट थ्योरी में इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि n से किसको डिनोट करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को, और z से किसके डिनोट करते हैं? पूर्णांक संख्याओं को। अब अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं
तो परिमेय संख्या से भी हम लोग पिछली कक्षाओं में कक्षा 10 में परिचित हो चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं वास्तव में होती क्या हैं, तो आप देखेंगे परिमेय संख्याएं जिन्हें हम लोग Q से डिनोट करेंगे, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। लेकिन शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए। मतलब वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। वे सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं में आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या को लिखिए, चाहे पूर्ण संख्या को लिखिए, चाहे आप पूर्णांक को लिखेंगे, ये सभी की सभी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 है, क्या ये परिमेय है? यस, 1/5, 5/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम Q से डिनोट करते हैं। अब अगर हम देखें तो अगली चीज हम समझेंगे कि परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को जिन्हें हम P/Q के रूप में अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ। अब कहेंगे कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी नहीं। अगर √2 की बात करूं तो ये होता है, इसका लगभग निकटतम मान लो तो 1.414 और ये आगे तक चलता रहता है। तो ये बताइए, हमें पता ही नहीं है ये कहाँ तक खत्म होगा, तो हम इसे P/Q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो इसलिए हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, और ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के बाद हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वास्तव में हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में वास्तविक संख्याएं होती हैं, इन्हें हम लोग R से डिनोट करते हैं। और जितनी भी आपकी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को मिला करके हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब टोटल नंबर्स आपकी, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हुई, चाहे पूर्ण संख्या हुई, चाहे पूर्णांक हुई, चाहे आपकी √2 हुआ, √7 हुआ, √5 हुआ, जो भी हुआ, माने परिमेय और परिमेय के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हम देखें कि रियल नंबर्स लाइन खींचें तो यहाँ होगा अपना 0, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे कि ये अनंत तक जा सकती है। और ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी अनंत तक जा सकती है। अब कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो इनके बीच में नहीं है। यदि आप 0 1 के बीच में देखेंगे तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, और ये सब क्या है? परिमेय संख्या। हम इन्हें P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ऐसा हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि हम इन्हें P/Q के रूप में कैसे। अब हम सीखेंगे कि जो है समुच्चय को प्रदर्शित करने और उसका सिंबल क्या होता है, कैसे हम उसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए हम कहें कि कोई एक समुच्चय है, सेट है A, जिसको हम किसकी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, तो इस रूप में हम सेट को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अपना सेट को प्रदर्शित करने का सिंबल है। हम इस तरह से मझोले कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है सारणी विधि और एक है समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि को हम लोग बोलते हैं टेबल ऑफ फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि जो है उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अब हम किसी भी सेट को प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। पहली विधि जो होती है वो होती है रोस्टर या सारणी रूप, दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझते हैं। जैसे मैं कह दूं ये कोई सेट है और इसमें ये मैंने सारणी में लिखी AEIOU
यू, ये कोई सेट है। तो इसके एलिमेंट ये हैं, तो ये हो गई हमारी सारणी या रोस्टर मेथड। अगर मैं इसी को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ए ऐसे एक्स सच दैट एक्स बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये हो गया। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म्स है, या कह सकते हो समुच्चय निर्माण विधि, और ये जो है उसी का है रोस्टर मेथड, या कह सकते हो सारणीबद्ध रूप। तो हम सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर मेथड यानी सारणी के रूप में, और एक समुच्चय निर्माण विधि से, जिसमें हम लोग कोई अक्षर लेकर के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इक्वल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगर आपसे को यह न देकर के ये पूछा जाए तो निश्चित तौर से आप इसकी सारणी बना सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि आपको ये न दे करके ये कह दिया जाए कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो निश्चित तौर से आप पुनः इसे अगर मैं कहूँ रोस्टर या सारणीबद्ध रूप करिए तो निश्चित तौर से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंतर्गत आएंगे। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे सीखते हैं। अन्य जो उदाहरण होंगे उनको हम सीखते हैं। तो ये अपने लिए क्वेश्चन है कि कोई सेट है जो बी है, जिसमें एक्स सच दैट एक्स इक्वल एन है। एन मतलब एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, जहाँ जो एक्स होंगे वो क्या होंगे, 10 से लेस देन होंगे। 10 से लेस देन होंगे मतलब 10 से छोटी होंगी। अब मैं कहूँ कि इसे आप सारणी या रोस्टर मेथड में लिखिए तो क्या कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि ये क्या है, जो x है एलिमेंट है जो इसके अंदर आएगा वो एक नेचुरल नंबर से आएगा, प्राकृतिक संख्या से आएगा, लेकिन वो कहाँ से छोटा होगा, 10 से छोटा होगा। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड। यानी हम जो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ नियम था हमने उसे क्या लाया, रोस्टर मेथड में प्रस्तुत कर दिया। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए है कि P कोई एक सेट है जो आपके समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है। यह है P बराबर है एक्स सच दैट एक्स इक्वल जो है x जो एलिमेंट होगा वो n बाई n प्लस 1, जहाँ n 1 2 3 हो सकता है। तो क्या हम इसे सारणी रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हम इसको सारणी रूप में लिखने के लिए सबसे पहला ये फार्मूला देखेंगे क्या है, यानी यहाँ यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो पहला एलिमेंट होगा 1 और 1 1 मिलके 2, 1 बाई 2। यदि यहाँ आप 2 रखते हो तो नीचे भी यहाँ 2 रखोगे तो 2 1 3, तो 2/3। यहाँ यदि 3 रखते हो आप तो नीचे भी 3 रखोगे तो 3/4। ये इसका हो गया सारणी मेथड यानी रोस्टर फॉर्म। तो कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म है, यदि हम उसे ध्यान से देखेंगे तो हम इसे सारणी रूप में, और सारणी रूप को हम पुनः सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे अच्छे से समझते हैं। अगला प्रश्न अपने लिए है कि a बराबर एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, और हमें लिखना है इसे किसमें, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। तो आइए देखते हैं रोस्टर और सारणीबद्ध रूप में हम कैसे लिखें। तो हम करेंगे क्या, आप देख सकते हैं ध्यान से, तो जो x एलिमेंट होगा वह एक धन पूर्णांक होगा, और धन पूर्णांक जानते हैं कि 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धन पूर्णांक ही तो होती हैं। और जो x एलिमेंट होगा वो लेस देन होगा 40 के, यानी x स्क्वायर यानी x का वर्ग 40 से लेस देन होगा, मतलब ऐसी संख्याओं के वर्ग करने पर जो 40 से कम होंगी वही संख्याएं इसके सदस्य होंगी। तो आप देख सकते हैं 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा जो लेस देन है एक्स स्क्वायर लेस देन 40, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, लेकिन अगर 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आ जाएगा।
जबकि हमारा जो एलिमेंट होना है वह लेस देन होना है एक्स स्क्वायर से, इसलिए 7 इसका सदस्य नहीं होगा। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो आइए एक आध और उदाहरण से हम रोस्टर या सारणी रूप को समुच्चय निर्माण विधि में लिखें और समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप करने की कोशिश करें और सीखें। अगला प्रश्न अपना है कि ए जो एक सेट है, ए बराबर है 1, 4, 9, 16, 25। तो प्रथम दृष्टि से देखने से ये प्रतीत होता है कि ये जो भी संख्याएं हैं वह एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यदि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो देखा जाए 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 16 का वर्ग 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। तो अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो ये क्या है कि एक धन पूर्णांक है और साथ में प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसे यदि नियम विधि से लिखने की कोशिश करें समुच्चय निर्माण विधि से, तो लिखेंगे x सच दैट x क्या है, एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। लेकिन जो ये x है वह एक्स स्क्वायर लेस देन है कितना, कितने से लेस देन आप कर सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं का है तो लेस देन आप दिखा सकते हो। 25 के बाद 26 पड़ेगा, 26 से लेस देन हो सकता है, 27 से लेस देन हो सकता है, 28 से लेस देन हो सकता है। तो इस तरह से ये थी साड़ी यानी रोस्टर या साड़ी। तो हमने क्या किया, देखा प्रथम दृष्टि कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, साथ में एक धन पूर्णांक भी है। तो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जहां पर जो एक्स स्क्वायर हम किए हैं वह क्या है 26 से लेस देन यानी 26 से छोटी, यानी एक कवर करोगे तो आप एक मिलेगा 16। अब देखो यहाँ पर ये 1 2 दूनी 4 3 3 का 9 4 चौका 16 5 25 और एक 6 लेते हो तो 6 के 36 आएगा, जो इस नियम का फॉलो नहीं करेगा। अगर मैं यही कह दूं कि इसी को थोड़ा सा रूप बदल दूं, इस तरह से कर दूं कि ये ऐसे डॉट डॉट कर दूं तो थोड़ी सी चेंजिंग इसमें आ जाएगी। क्या अब इसका जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग तो हो रहा है लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता, और जब हमें वो स्थान नहीं पता तो हम उसे बोलते हैं अनंत तक। तो केवल लिख सकते हैं ये समुच्चय निर्माण विधि से इसको कि x सच दैट x क्या है प्राकृत संख्या के वर्ग हैं, प्राकृतिक संख्या के क्या है वर्ग हैं। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को प्रस्तुत करने के दो नियम हैं। पहला नियम है रोस्टर या सारणी रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। तो अब हम कुछ और चीजें इसमें सीखेंगे। तो पहली चीज हम ये सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ए बराबर कोई आपका सेट है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो आप समझ गए होंगे यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो अब ये जो होते हैं इसके कहलाते हैं सदस्य। अब हमको प्रस्तुत अगर करना है कि ये इसके सदस्य हैं तो उसके लिए एक सिंबल आता है ये, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या के अवयव हैं, के अवयव हैं। इसका मतलब ये मैं अगर दिखाऊं तो ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए जो है इस जो एलिमेंट हमारा जो सेट है उसका सदस्य है या अवयव है। ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए के अवयव हैं। और पी बिलोंग्स टू क्या ए, क्या इसमें पी उपस्थित है? जी नहीं। तो अगर उपस्थित नहीं है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब पी जो है इस सेट का सदस्य नहीं है, इस समुच्चय का सदस्य नहीं है। तो हमें इस सिंबल से बिलोंग्स टू या अगर हम एक ऐसे काट दें तो डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब पी जो है इस जो मतलब समुच्चय बना है इसका सदस्य नहीं है। तो अब हमने सीखा जो चीजें, उस आधार पर जो है प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 को हल करने के योग्य हो गए हैं। तो
तो आप प्रश्नावली 1.1 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर रिमाइंड करके वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर से आपकी जो सेट समुच्चय और है और से संबंधित जो जानकारी है वो आपको अच्छे ढंग से मिल जाएगी। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना मैंने बताया उसी से आपका प्रश्नावली 1.1 लग जाए।